अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वही हुआ जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था। आज अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत धमाकों और फायरिंग की आवाज से गूंज उठा है। बड़ी तादाद में हलाकतों की इतलात हैं। तालिबान की अबूरी हुकूमत के 11 दिन बाद ही काबुल में पहला बड़ा दहशतगर्दी का वाकया सामने आया है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की शहरियों दोनों के मुतासिर होने की इतलात हैं। और शुबा यही जाहिर किया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब मजमे में मौजूद एक शख्स ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और फिर एक और धमाका हुआ। आज काबुल में 2 धमाकों की खबरें सामने आई हैं, जिसकी तालिबान और अमेरिका दोनों ने तस्दीक कर दी है। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के गेट के करीब हुआ, जिसमें न सिर्फ अफगान शहरी हलाक हुए बल्कि अमरीकियों के भी मारे जाने की इतलात हैं। सिर्फ यही नहीं, तालिबान के गार्ड्स भी जख्मी हुए हैं और हालत यह है कि मुतादिद जख्मियों को रेडियो पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब तक की इब्तिदाई इतलात के मुताबिक काबुल में एयरपोर्ट के गेट के करीब धमाके से 13 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं और गेट के अंदर अमरीकी और बरतानवी फौजी तैनात हैं। जबकि दूसरा धमाका बैरन होटल के करीब हुआ और इस धमाके में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और ये वही मकाम है जिससे अफगान शहरियों को बैरून मुल्क मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। वहाँ कितनी हलाकतें हुई हैं, इस हवाले से अब तक तफसीलात सामने नहीं आई हैं। अब से कुछ देर पहले पेंटागन के तर्जुमान ने इन धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा है कि हम एयरपोर्ट के गेट पर धमाके की तस्दीक करते हैं, जो एक पेचीदा हमले का नतीजा था, जिसकी वजह से मुतादिद अमरीकी और अफगान शहरी जख्मी या हलाक हुए हैं। जॉन किर्बी ने मजीद कहा कि हम इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि एक और धमाका बैरन होटल या उसके करीब हुआ है, जो एयरपोर्ट के गेट के कुछ दूरी पर है। हम इस हवाले से मजीद पेशरफ से आगाह करेंगे। दूसरी तरफ तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन ने ट्विटर पर बयान जारी किया कि इमारत इस्लामिया काबुल एयरपोर्ट पर शहरियों पर बमबारी की शदीद मजम्मत करती है, जो कि एक ऐसे इलाके में हुआ जहां सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमरीकी अफवाज की है। इमारत इस्लामिया अपने लोगों की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ पर भरपूर तवज्जो दे रही है और शरपसंद हलकों को सख्ती से रोका जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि मुसलसल वार्निंग्स के बावजूद एक अहम सिक्योरिटी मकाम पर यह हमला कैसे हुआ, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले ही अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने अपने शहरियों को एयरपोर्ट से दूर रहने की दरख्वास्त की और वाज़ेह किया कि दाइश की तरफ से हमले के खतरात मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं, कुछ दिनों से खुद अमरीकी इंटेलिजेंस खबरदार कर रही थी कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश का हमला हो सकता है और काबुल एयरपोर्ट और उसके गिर्द दाइश की तरफ से हमलों के खतरात पेश नज़र अमरीका ने एयरपोर्ट तक रसाई के लिए मुतबादिल रास्ते भी ढूंढना शुरू कर दिए थे, मगर इसके बावजूद आज ये हमला हुआ है। इस हवाले से क्या इतलात हैं, हमारे साथ एजाज सैयद मौजूद हैं, साथ ही वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तानी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं उनसे पूछेंगे। एजाज, इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि इतलात थी कि इस किस्म का हमला हो सकता है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि तालिबान के पास इस बात की बाकायदा इतला मौजूद थी कि दाइश मुमकिन तौर पर एयरपोर्ट और इसके गिरदोनवा के इलाकों में हमले कर सकती है। 2 रोज़ पहले भी एक अलर्ट जारी किया गया था, आज भी ये अलर्ट जारी किया था। आज जब सुबह हम वहाँ पर मौजूद थे और इससे पहले भी जब हम वहाँ पर मौजूद थे तो तालिबान कमांडर हमें रोक रहे थे वहाँ पर एयरपोर्ट के इलाके में रहने से, और उनका ये ख्याल था कि दाइश हमला कर सकती है। हमें एक तालिबान कमांडर ने खुद बताया कि दाइश हमला कर सकती है, इसलिए आप यहाँ पर ना आएँ। और यही वो बात थी जो बाकी लोगों को भी बताई जा रही थी और कहा जा रहा था कि यहाँ पर ना आए। वक्फे से दिन भर और माजी के दिनों में भी पहले भी फायरिंग हवा में की जाती रही है, और जब मीडिया के हुकाम तालिबान से पूछते रहे हैं तो वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इसलिए यहाँ से निकला जाए। दाइश के स्पेसिफिक बिल्कुल थ्रेट मौजूद था और उसको रोकने के लिए इंतजामात मौजूद थे, लेकिन ये फिर भी वाकया हुआ। अब हमारी इतलात के मुताबिक एयरपोर्ट की सूरत हाल को क्लियर कर लिया गया है। तालिबान इस बात की तहकीकात भी कर रहे हैं, जबकि जख्मियों को भी हॉस्पिटल्स में पहुंचा दिया गया है। क्योंकि अब वहीं मौजूद है तो बताइएगा कि उसके बाद अमरीकी फोर्सेस का वहां पर इस वक्त क्या रद्द-ए-अमल है एयरपोर्ट पर, अफगान फोर्सेस का क्या रद्द-ए-अमल है तालिबान की? जी, जिस वक्त ये धमाका हुआ तो उस वक्त तालिबान की जो सिक्योरिटी है वो एयरपोर्ट के बैरूनी हिस्से पर बिल्कुल मौजूद थी। वहाँ पर जब फौरी भगदड़ मची तो उस वक्त हमने देखा कि ट्रैफिक भी जैम हुई है और लोगों की चीखों की आवाज़ें भी आ रही हैं। उस वक्त जो मौके पर तालिबान कमांडर्स मौजूद थे और तो तालिबान के जो सिक्योरिटी हुकाम मौजूद थे, उन्होंने लोगों को वहाँ से धकेलने के लिए न सिर्फ ज़ुबानी कलामी लोगों को ऊँची ऊँची आवाज़ों में कहा, बल्कि हवाई फायरिंग भी की, जिससे लोग और परेशान भी हुए। लेकिन उस वक्त तालिबान हुकाम का यही कहना है जो मौके पर मौजूद थे कि फौरी तौर पर लोगों को निकालना उस इलाके से मकसूद था, ताकि लोग महफूज मुकाम पर जाएं और अगर कोई और फॉलो अप में कोई धमाका होता है तो वो ना नुकसान उससे ज़्यादा ना हो सके। लेकिन हमने देखा कि लोग वहाँ से निकले और लोग महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए। हमने ये भी देखा
कि जो तालिबान हैं उनके हमरा जो एम्बुलेंसेस थी वो भी थी, उनको तालिबान ने क्लियर किया। जो ही एम्बुलेंसेस उन इलाकों में आई, जख्मियों को डाला गया और यहाँ से निकाला गया। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिए। एजाज सैयद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है कि अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन रहेगा, वहाँ खाना जंगी हुई तो पाकिस्तान पर खतरात होंगे। ये जो हमला हुआ है, आप इसको किस तरह देखते हैं? तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि दाइश का बहरहाल खतरा मौजूद है, पहले से कहा जा रहा था कि खतरा है, अभी तक नहीं कन्फर्म हुआ किसने हमला किया है। किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखें, दाइश और टीटीपी वहां पे नूरस्तान में और नूरस्तान की पहाड़ियों पे भी है और एक दो और जगह पे भी है, अब नाम लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी एक बात इन लोगों से तय है कि ना हमारी सरजमीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगी, ना अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगी। और दाइश से उनका आपको पता है कि 15-20 साल से उनका मसला चल रहा है। दाइश से उनके मामलात जो हैं वो काफी कशीदा है और अमेरिकन बाइडन भी कह चुका था कि दाइश जो है वो हमला कर सकती है। मुझे ये नहीं पता किसने ये खुदकुश हमला किया, ये एक खुदकुश है या दोनों खुदकुश हैं, हमारे पास इसकी इतला नहीं, लेकिन फॉरेन मीडिया एक खुदकश की रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो हर किस्म के हालात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शेख साहब, जैसा कि तहरीक तालिबान के हवाले से अफगान तालिबान ने ये पाकिस्तान को यकीन दिलाया है कि उनकी सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने दी जाएगी कि पाकिस्तान में कोई कार्रवाई हो, आपको लगता है कि तालिबान खुद अफगानिस्तान में इतना कंट्रोल में होंगे कि वो इस किस्म के अनासिर को रोक सकेंगे कि वो ये कार्रवाइयां ना करें? देखिए, बड़ा मुश्किल सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब 31 तारीख को, जब 31 को वो टेक ओवर करते हैं, क्योंकि उनकी अमेरिकन और यूरोपियन का ख्याल था कि उसको 10 तारीख तक बढ़ा दिया जाए, फिर वो 7 तारीख तक बढ़ाने की जदोजहद में थे। लेकिन जब तालिबान ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि वो 31 तारीख से आगे वायदे के मुताबिक अलाउ नहीं करेंगे, तो 31 के बाद पता लगेगा। इस दौरान उनकी 31 के बाद उनकी गवर्नमेंट भी बन जाएगी और बेहतर तबसरा करने की पोजीशन में होंगे हम 31 तारीख के बाद। तो शेख साहब, आपकी चीनी सफीर से भी मुलाकात हुई, कल आपने एक बयान जारी किया कि जो दासू हमला था उसके बाद जो हमारी तरफ से रिएक्शन था उस पर वो नहीं देना चाहिए था इतनी जल्दी, जिसकी वजह से चीन नाराज हुआ। मगर जो दूसरा वाकया हुआ है उसके बाद जो प्रेस रिलीज है उसमें भी चीन की तरफ से काफी सख्त जबान इस्तेमाल की गई है। चीन नाराज हो इसको यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है और ऐसे वाकयात भी ना हो। देखें, चीन के 40 कंपनियों को आर्मी ने जो सी पैक पे काम कर रहे हैं, पाक फौज, ओरिजिनल पाक फौज पूरी ने उसको शटर किया हुआ है। 129 कंपनियां और हैं जो सी पैक से बाहर हैं, वो चाहते हैं कि इनको भी पूरी सिक्योरिटी दी जाए। वो कल प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो मीटिंग हुई थी जिसमें सारे आर्मी के भी हजरात मौजूद थे, आर्मी चीफ भी मौजूद थे, उसमें ये तय हुआ कि भी उनको भी सिक्योरिटी देने के लिए हम बड़ी हाई प्रोफाइल की सिक्योरिटी चाइनीज को देने के लिए तैयार है और चाइना हमसे नाराज नहीं होगा। चाइना मीडिया का जो मसला होता है, चाइना के मीडिया से जरा वो बड़े हसास होते हैं और जहां तक पाकिस्तान और चीन का तल्लक है वो हर सूरत में पाकिस्तान और चीन यकजुबान है। यानी शेख साहब, बतौर वजीर दाखिला आपको एतमाद अब ज्यादा है कि जो पाकिस्तान का ने इस हवाले से इल्जाम लगाया है कि अफगानिस्तान में रॉ का एनडीएस का नेक्सस था, जमीन अफगानिस्तान की इस्तेमाल हो रही थी, टारगेट पाकिस्तान था, सी पैक था। अब मुस्तकबिल में जब तालिबान की हुकूमत वहां बन जाती है तो उसके बाद ऐसा नहीं हो रहा होगा। हमारे जो मोतबर जराए है वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने टीटीपी को कहा है कि वो उनकी सरजमीन को वहां से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। दाइश से उनका एक मसला अरसा से चल रहा है। दाइश से उनकी जंग जो है उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कि 31 के बाद सूरत हाल क्या चलेगी। बीएलए को अब इंडिया यूज कर सकते हैं, बाकी इंडिया के लिए काफी उसको सुबकी हुई है और उसकी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट जो थी और रॉ का सारा नेटवर्क आप देखें, उनकी गाड़ियों में उनके उतरे हुए चेहरे देखें और उनकी एयरपोर्ट उनके जहाज में उनके उतरे हुए चेहरे देखें कि जो इंडिया ने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ थी। वो जो एक उन्होंने अपने कॉन्सुलेट्स यूज कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जो टीटीपी को यूज कर रहे थे और दूसरे लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। मेरा नहीं ख्याल कि अब
काबुल यानी अफगानिस्तान की सरजमीन टीटीपी के लिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए या पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने के लिए या पाकिस्तान के बॉर्डर पर इंतशार पर करने के लिए वो इतनी आसान नहीं होगी। बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू आपने सुनी। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन गुज़िश्ता दिनों हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। दाइश के किसी मुमकिन खतरे के हवाले से वो क्या कह रहे थे, जरा देखिए। अमरीकी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट हुआ है कि अमेरिका को खदशात हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस इतलात हैं कि जो काबुल एयरपोर्ट है उस पर दाइश का हमला हो सकता है, इसलिए वो मुतबादिल रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। आप समझते हैं कि आपकी फतह के बाद भी दाइश का एक खतरा मौजूद है, एयरपोर्ट पर हमला हो सकता है? हम कॉशस है, एहतियात करते हैं, क्योंकि अभी तो जो प्रिजनर थे, दाइश के प्रिजनर थे, वो जेल में थे। काबुल एडमिनिस्ट्रेशन के जो उधर मसूलिन थे, जिम्मेवारान थे, उन्होंने उसको अपनी जॉब को, अपनी जगहों को अबांडन किया, उसको छोड़ दिया। इसी वजह से वो जो प्रिजनर थे दाइश के वो भी निकल चुके हैं और अब हाइडिंग में है। तो हम इसलिए बहुत कॉशियस है, हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट भी एक्टिव है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी एक्टिव है, ताकि ऐसा इंसिडेंट या वाक़या ना हो जाए कि वो उसके नतीजे में लोगों को ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे। उनकी तरफ से की गई थी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी पर तफसील से बात होगी ब्रेक के बाद। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। हुकूमत अपनी कारकर्दगी को तसल्ली बख्श और माजी की हुकूमतों से बेहतर करार दे रही है। आज इस हवाले से बाकायदा तकरीब हुई जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, वफाकी काबीना और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शरीक हुए। हुकूमती कारकर्दगी के साथ साथ तहरीक इंसाफ की 22 साल तारीख बताई गई, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई गई और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 साल कारकर्दगी बताई और हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी की तफसीलात बताई। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 16.4 अरब डॉलर था और आज हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे 19.9 अरब डॉलर और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। ये बात दुरुस्त है कि अब तक एक्सटर्नल सेक्टर पर सूरत हाल मुस्तहकम है। बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों से आने वाली तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है, जिसने करंट अकाउंट को सहारा दिया है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर भी मुस्तहकम सतह पर हैं और मईशत में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं, जो तहरीक इंसाफ के शुरू के 2 साल में नहीं थे। मगर बहुत से ऐसे मुआशी इशारे जिन्हें हुकूमत अच्छा दिखाने की कोशिश तो करती रही, मगर हकीकत उसके बरक्स है। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि 3 सालों में महंगाई अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला बनी रही। 75% पाकिस्तानियों ने एफसोस के हालिया सर्वे में महंगाई को सबसे अहम मसला करार दिया था और वज़ीर आज़म जब अपोजिशन में थे तो महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार देते थे और उसे हुक्मरानों की करप्शन का नतीजा करार देते थे। मगर अब 2020 और 2021 का एक महीना भी ऐसा नहीं है कि जब पाकिस्तान में महंगाई बांग्लादेश और भारत से कम रही हो। अब भी महंगाई में इजाफे के खतरात मौजूद हैं। देखिए माजी में वज़ीर आज़म महंगाई के हवाले से क्या कहा करते थे, फिर हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। गरीब अवाम हुक्मरानों की करप्शन और टैक्स की चोरी महंगाई से अदा कर रही है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। तहरीक इंसाफ के 3 सालों में आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, दालें, आलू, प्याज, टमाटर, गोश्त समेत तकरीबन तमाम अशिया महंगी हुई हैं। रुपया 40% गिरने की वजह से जो अशिया दरामद हुई हैं वो और महंगी हो गई हैं और जो अशिया मुल्क में ही पैदा होती हैं उनकी कीमतें भी हुकूमत के दावों और वादों के बावजूद कंट्रोल से बाहर ही रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई खित्ते के ममालिक से बहुत ज़्यादा है और ये हुकूमत के लिए सबसे बड़ा मसला है, खासतौर पर फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की अशिया में महंगाई। हम आपके सामने खित्ते के दीगर ममालिक से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई का मवाजना रखते हैं। हम आपको पहले भी अदाद-ओ-शुमार दिखा चुके हैं, इसमें गुज़िश्ता महीनों का डेटा भी शामिल करते हैं, वो भी यही दास्तान बता रहा है। रवां साल जनवरी में जब पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 6.6% थी तो उस वक्त भारत में 1.89% और बांग्लादेश में 5.2% थी। फिर उसके बाद फरवरी में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन 9.3% हो गई बढ़कर, जबकि भारत में 3.8% और बांग्लादेश में 5.4% हो गई। फिर रवां साल मार्च में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर डबल डिजिट में चली गई और 11.5% हो गई, जबकि भारत में फूड इन्फ्लेशन 4.9 और बांग्लादेश में 5.5% रही। फिर उसके बाद अप्रैल में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर 15.9% पर चली गई
जबकि भारत में मार्च के मुकाबले में फूड इन्फ्लेशन कम होकर 2% पर आ गई, जबकि बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन 5.6% हो गई। यानी भारत और बांग्लादेश का पाकिस्तान से फर्क बढ़ता चला गया, पाकिस्तान महंगाई में आगे निकलता चला गया। फिर मई में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन मजीद बढ़कर 16.2% हो गई, तो भारत में 5% और बांग्लादेश में 4.9% हो गई। यानी पाकिस्तान में खाने पीने की अशिया की महंगाई भारत और बांग्लादेश से 3 गुना से भी ज्यादा हो गई। इसी तरह जून में पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों की महंगाई कम होकर 10.4% हुई, भारत में 5.1 और बांग्लादेश में 5.5% हो गई। फिर जुलाई में पाकिस्तान में खाने पीने की चीजों में 8.2% की महंगाई रही, जबकि भारत में ये शरह 3.9% और बांग्लादेश में 5% हो गई। यानी इस साल के हर महीने में पाकिस्तान में महंगाई बांग्लादेश और भारत से ज्यादा रही है। और अब रुपया एक बार फिर तेजी से गिरने की वजह से महंगाई में मजीद इजाफे का खदशा है। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पिछले साल महंगाई इन ममालिक से कम थी, इसलिए बेस कम होने की वजह से इस साल महंगाई ज्यादा नजर आ रही है। 2020 में इन ममालिक से फूड इन्फ्लेशन का मवाजना भी आपके सामने रख देते हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में पाकिस्तान में रिकॉर्ड 23.6% फूड इन्फ्लेशन हुई, जबकि भारत में 13.6% और बांग्लादेश में 5.1% थी। फिर फरवरी में पाकिस्तान में फूड इन्फ्लेशन में कुछ कमी आई और ये शरह 18.3% रही। भारत में फूड इन्फ्लेशन में कमी आई और 10.8% हो गई, बांग्लादेश में 5% हो गई। यानी पाकिस्तान में महंगाई दोनों ममालिक से ज्यादा थी। फिर आपके सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पूरे 2020 के एक महीने में कोई एक महीना ऐसा नहीं है कि जिसमें खाने पीने की अशिया में महंगाई बांग्लादेश और भारत में पाकिस्तान से ज्यादा रही हो। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई अवाम के लिए सबसे बड़ा मसला रहा है। तमाम सर्वेज ये वादे कर रहे हैं कि महंगाई से अवाम शदीद परेशान है। वज़ीर आज़म खुद भी महंगाई का एतराफ़ करते रहे हैं, उसे कंट्रोल करने का वादा और दावा भी करते रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ के 3 साल में 2 गंदुम और 3 चीनी के बहरान आ चुके हैं। कमी अलग हुई और महंगाई अलग हुई। मगर पहले हुकूमत महंगाई पर गलती तस्लीम करती थी, मगर अब हुकूमत का दावा है, एक नया बयानिया है कि महंगाई का फ़ायदा तो किसानों को हो रहा है, जिसकी वजह से अगर किसानों की इनकम बढ़ रही है तो महंगाई एक मसला नहीं है। मगर इसके भी हक़ाइक़ हम आपके सामने रख देते हैं। 2019 में आटे का पहला बुरान आया, आटे की कमी हो गई और वो महंगा भी हो गया, और हुकूमत ने खुद माना कि माफिया और मिडिल मैन फ़ायदा ले गए, अवाम का नुकसान हो गया और किसान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर 2020 में पाकिस्तान में गंदम की सपोर्ट प्राइस 1400 रुपये रखी गई, यानी हुकूमत ने काश्तकार से फी किलो गंदम 35 रुपये में खरीदी, जबकि भारत में 40 किलो गंदम की सपोर्ट प्राइस पाकिस्तानी रुपए में 1648 रुपये रखी गई, यानी किसान से फी किलो गंदम 41 रुपये में खरीदी। यानी पाकिस्तान के मुकाबले में भारत में गंदम काश्त करने वाले किसानों को ज्यादा पैसे मिले और पाकिस्तान में कम पैसे मिले। मगर फिर भी गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया गया। पाकिस्तान में 40 किलो गंदम 2200 रुपये में मिलती रही, जबकि भारत में 40 किलो गंदम 2000 रुपये में मिलती रही। यानी फी किलो गंदम पाकिस्तान में 55 रुपये पर पहुंच गई और भारत में 50 रुपये पर मिलती रही। यानी भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में सारिफ को गंदम भी महंगी मिलती रही, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तान में किसान ने सस्ती गंदम बेचकर कम पैसा कमाया, और भारत के मुकाबले में पाकिस्तानी अवाम ने महंगी गंदम खरीदकर ज्यादा पैसा गंवाया। यानी पाकिस्तान में फायदा दरमियान में मौजूद जखीरा अंदोजों और माफियाओं ने उठाया, जिसके खिलाफ कार्रवाई का वज़ीर आज़म बार बार दावा और वादा करते रहे, और अवाम ने दोनों तरफ से नुकसान उठाया। सोने पर सुहागा यह है कि पाकिस्तान में रुपया डॉलर के मुकाबले में 2 साल में 40% गिर चुका था। रुपये की कदर गिरने की वजह से पाकिस्तानी गंदम डॉलर्स में सस्ती हो गई, इसलिए स्मगलिंग शुरू हो गई और हुकूमत वो भी नहीं रोक सकी, और यहाँ भी माफियाज फायदा उठा गए। खुद वज़ीर खुराक ने माना कि पता नहीं गंदम कहाँ चली गई है। अजूबा है कि पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि सप्लाई आ चुकी है 25.5 मिलियन टन की। अब ये गंदम गई कहाँ है? 66 लाख टन तो खरीदी हुकूमत ने, अब वो कहाँ ये चलेगी? तकरीबन 60 लाख टन ऐसी गंदम है जो मार्केट में है, तो इसके हमें भी नहीं समझ आई। 2019 के बाद 2020 में भी किसान को कोई फायदा नहीं हुआ, अवाम को कोई फायदा नहीं हुआ, मगर मिडिल मैन ने खूब पैसा बनाया। फिर इस साल के लिए भारत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस पाकिस्तानी रुपयों में 1800 रुपये फी मन रखी, जबकि पाकिस्तान में 2019 और 2020 में मिडिल मैन और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तरफ से भरपूर फायदा उठाने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान ने गंदम की सपोर्ट प्राइस पहले 1600 रुपये फी मन रखी थी। हालांकि उस वक्त वजारत खुराक ने बताया कि किसानों की लागत में सिर्फ 6 माह में 17.5% का इजाफा हो चुका है, और ये लागत 1350 रुपये फी मन से बढ़कर 1587 रुपये फी मन हो गई है। इसलिए वजारत खुराक की तजवीज़ थी कि किसानों को गंदम उगाने के लिए हौसला अफजाई के लिए सपोर्ट प्राइस 1745 रुपये फी मन रखी जाए, मगर हुकूमत ने उसे 1600 रुपये फी मन रखने का फैसला किया। शहबाज राना की खबर के मुताबिक 1587 रुपये की लागत के साथ किसानों के पास 1600 रुपये की इमदादी कीमत पर महज 0.8% का मुनाफे का मार्जिन होगा, मगर फिर किसानों की तरफ से एहतजाज किया गया। सिंध हुकूमत ने सपोर्ट प्राइस को 2000 रुपये फी मन रख दिया, और सिंध हुकूमत ने भी वफाकी हुकूमत पर गंदम की सपोर्ट प्राइस कम रखने पर तनकीद की। फिर इस सब दबाव के बाद मार्च में जाकर गंदम कटाई से पहले हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 1800 रुपये फी मन रखने का ऐलान किया,
और उस वक्त पाकिस्तान में फी किलो आटा खुद हुकूमती अदादोशुमार के मुताबिक 67 रुपए फी किलो तक का मिल रहा है, जबकि भारत में फी किलो आटा इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 50 रुपए फी किलो का मिल रहा है। यानी भारत में गुज़िश्ता बरस ही की कीमत पर आटा बिक रहा है और पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस भी महंगा होकर 55 रुपए फी किलो बिक रहा था और इस साल मजीद महंगा होकर 67 रुपए फी किलो हो गया है। यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 3 सालों में अवाम ने आटे की ज्यादा कीमत अदा की है। किसान को निस्बतन कम पैसे मिले हैं और फायदा मिडिल मैन को हुआ है। इस तरह ये 300 अरब रुपए अवाम की जेब से निकालने में मिडिल मैन कामयाब हो गए हैं और दूसरी तरफ 3 सालों में शुगर माफिया खुद हुकूमत के अपने शुगर कमीशन में बताए गए अदादोशुमार के मुताबिक 248 अरब रुपए अवाम की जेब से निकालने में कामयाब हो गया है, क्योंकि वजीर आजम के बनाए गए शुगर कमीशन ने बताया था कि 1 रुपए फी किलो चीनी की कीमत में इजाफा शुगर मिलर्स को 5.25 अरब रुपए का फायदा देता है। चीनी के मामले में भी ऐसा ही हुआ। 2019 में भारत में गन्ने के काश्तकार को 225 पाकिस्तानी रुपए की सपोर्ट प्राइस दी गई, जबकि पाकिस्तान में काश्तकार को 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस दी गई। यानी भारत में काश्तकार को 35 रुपए फी मन ज्यादा दिए गए। इसी तरह भारत में इस वक्त चीनी की कीमत 80 रुपए उस वक्त 80 रुपए फी किलो थी, जबकि पाकिस्तान में चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंचा दी गई थी। यानी भारत में काश्तकार ने महंगा गन्ना बेचकर पैसा कमाया और अवाम ने सस्ती चीनी खरीदकर पैसा बचाया, और पाकिस्तान में काश्तकार ने सस्ता गन्ना बेचकर नुकसान किया और अवाम ने महंगी चीनी खरीदकर मजीद नुकसान किया। यानी यहाँ भी फायदा दरमियान में मौजूद शुगर माफिया और जखीरा अंदोजों का हुआ, और ऐसे वक्त में हुआ जब चीनी की कीमत पाकिस्तान में 110 रुपए फी किलो तक चली गई थी। 2 साल में 55 रुपए की सतह से दुगनी हो गई थी, तो भी हुकूमत ने गन्ने की सपोर्ट प्राइस 190 रुपए से बढ़ाकर सिर्फ 10 रुपए बढ़ाकर 200 रुपए फी मन रखी, जबकि भारतीय हुकूमत ने यह सपोर्ट प्राइस तकरीबन 250 से 255 पाकिस्तानी रुपए तक बढ़ा दी। किसानों ने इस कीमत पर पाकिस्तान में किसानों ने इस कीमत पर शुगर मिल मालिकान को गन्ना बेचने से इनकार कर दिया और ये दावा किया कि गुज़िश्ता 2 बरसों से शुगर मिल मालिकान हमसे 180 से 190 रुपए की सपोर्ट प्राइस पर गन्ना खरीद रहे हैं और चीनी की कीमत 55 रुपए से 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दी है। मिल मालिकान 2 साल से अरबों रुपए कमा रहे हैं और हमारी लागत बढ़ने के बावजूद हमें कम पैसे दे रहे हैं, इसलिए हम 200 रुपए फी मन पर गन्ना नहीं बेचेंगे और कटाई ही नहीं करेंगे। फिर शुगर मिल मालिकान 200 रुपए से ज्यादा कीमत पर गन्ना खरीदने पर मजबूर हुए और चीनी की कीमत बढ़ाते चले गए, मगर हुकूमत के मुताबिक गन्ना इतना महंगा नहीं खरीदा गया था जितना शुगर मिल मालिकान ने दावा किया था, और इसलिए हुकूमत ने 265 रुपए की शुगर मिल मालिकान की गन्ने की कीमत को मानते हुए चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी। मगर शुगर मिल मालिकान ने 85 रुपए पर भी चीनी बेचने से इनकार कर दिया और आज भी 110 रुपए फी किलो तक की चीनी पाकिस्तान में बिक रही है, जबकि भारत में आज भी पाकिस्तानी रुपयों में चीनी की कीमत 85 रुपए फी किलो है। पाकिस्तान में हुकूमत मार्केट में चीनी तो 85 रुपए की नहीं कर पाई, बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी 68 रुपए से बढ़ाकर 85 रुपए की जरूर कर दी। यानी अवाम के टैक्स का पैसा अवाम को सब्सिडी की मद में बताकर शुगर मिलर्स की जेब में जाएगा। यानी पिछले 3 सालों में भारत में किसानों को अपने गन्ने की पाकिस्तान से ज्यादा कीमत मिल रही है और भारतीय अवाम को पाकिस्तान से सस्ती चीनी मिल रही है, और पाकिस्तान में अवाम और किसान दोनों का नुकसान हो रहा है और मिडिल मैन और माफियाज 550 अरब रुपए सिर्फ गंदुम और चीनी की मद में अवाम की जेब से निकाल चुके हैं। 550 अरब रुपए। इस सब के असरात अवाम पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब हुकूमत का दावा है कि आमदनी में इजाफा हो तो महंगाई में इजाफा बेमायनी हो जाता है, मगर आमदनी में इजाफा नहीं हुआ है। कशफ फाउंडेशन के सर्वे और रिसर्च के मुताबिक एक लो इनकम घराने की अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 तक की आमदनी में 17% की कमी आई है, मगर इसी घराने की खाने पीने की अशिया पर खर्चे में 25% का इजाफा देखा गया है। यानी आमदनी में 17% की कमी, महंगाई में 25% का इजाफा। आमदनी में कमी और महंगाई में इजाफे की वजह से एक औसत कमाई वाला घर जो मार्च 2020 में अपनी कमाई का 30% खाने पीने पर खर्च करता था, वो अप्रैल 2021 में 46% सिर्फ खाने पीने पर खर्च करता है। यानी आमदनी का 46% सिर्फ खाने पीने पर निकल जाता है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा की 29 दिसंबर 2020 को छपी तहकीक के मुताबिक 2018 के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई ज्यादा होने और आमदनी ना बढ़ने की वजह से एक मजदूर की हकीकी आमदनी में इजाफे के बजाय 8% तक की कमी देखी गई है। यानी एक मजदूर की कुव्वत खरीद जिसमें 2008 से 2018 के 10 सालों में इजाफा होता रहा, वो 2018 के बाद बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसी ही एक तहकीक अखबार बिजनेस रिकॉर्डर में छपी और ये तहकीक भी इसी सूरत हाल की अक्कासी करती है, जिसके मुताबिक रोजाना दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर की हकीकी आमदनी जांचने के लिए आटा, दाल और चाय की कीमतों में इजाफे से मुवाजना किया जाता है, क्योंकि आमतौर पर मजदूर आटा, दाल और चाय को दिन में एक बार खुराक के तौर पर लेता है। और तहरीक इंसाफ के इब्तिदाई 32 माह में उन 3 अशिया में महंगाई एक मजदूर की आमदनी से कहीं ज्यादा रही है, जबकि नून लीग के दौर में सूरत हाल बिल्कुल उलट थी और नून लीग के शुरू के 32 माह में एक मजदूर की आमदनी में महंगाई के मुकाबले में ज्यादा इजाफा हुआ था। यही वजह है कि एक आम मजदूर के लिए आज 2 वक्त का खाना 2018 के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल हो गया है।
इसी तरह बात करेंगे कर्जों की। तहरीक इंसाफ का एक और नारा था, और नारा यह था कि मुल्क पर कर्जा कम करेंगे, क्योंकि इसमें इजाफा करप्शन की वजह से हुआ है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत माजी की हुकूमतों पर मुल्क में कर्ज बढ़ाने का इल्जाम लगाती रही। साथ ही वजीर आजम ये दावा करते रहे कि हम माजी की हुकूमतों का कर्ज उतार रहे हैं। वजीर आजम बार बार ये दावा करते रहे कि 2008 में पाकिस्तान का कर्जा 6000 अरब रुपए था, मगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में उसमें बेपनाह इजाफा हुआ और ये 24,000 अरब रुपए पर पहुंच गया। 1000 अरब रुपया कर्जा इकट्ठा किया था 60 सालों में, और 2008 से 2018 वो कर्जा 6000 से कितना पहुंचा? 60 सालों में 6000, और सिर्फ 10 सालों में इन दो जमातों ने 24,000 अरब रुपए का कर्जा चढ़ाया इस कौम के ऊपर। 30,000 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के और हर रोज टीवी पे बैठे होके तबसरे कर रहे होते हमारे। सारे वो गवर्नमेंट के इदारे होंगे जो कि ये इन्वेस्टिगेट करेंगे। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क के ऊपर 24,000 अरब रुपया कर्जा कैसे चढ़ाया? हुकूमत ने तहकीकात करने के लिए वज़ीर आज़म ने खुद 2 साल पहले एक डेट कमीशन का ऐलान किया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है, मगर हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे का जायजा लेते हैं। 2008 में पाकिस्तान का टोटल कर्जा 6,127 अरब रुपए था, वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा। 2013 में 14,292 अरब रुपए हो गया, यानी पीपल्स पार्टी ने कर्जे में 8,000 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। और फिर 2018 में यह कर्जा 24,953 अरब रुपए हो गया, यानी नून लीग ने 10,500 अरब रुपए का कर्जे में मजीद इजाफा कर दिया। यह भी वज़ीर आज़म ने दुरुस्त कहा। मगर फिर हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक मार्च 2021 में यह कर्ज 38,006 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, यानी तहरीक इंसाफ के 2.5 सालों में कर्ज में 13,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जबकि नून लीग ने 5 साल में 10,500 अरब रुपए और पीपल्स पार्टी ने 5 साल में 8,000 अरब रुपए का इजाफा किया था। अंदरूनी और बैरूनी कर्जे का फर्क भी देख लेते हैं। 2008 में पाकिस्तान का अंदरूनी कर्जा 3,274 अरब रुपए था, 2013 में बढ़कर 9,520 अरब रुपए हो गया, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में अंदरूनी कर्जा 6,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। जून 2018 में अंदरूनी कर्जा 16,400 अरब रुपए तक पहुंच गया, यानी नून लीग के दौर में 7,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। फिर मार्च 2021 में 25,552 अरब रुपए पर पहुंचा है, यानी 2.5 साल में अंदरूनी कर्जे यानी रुपए में लिए गए कर्जे में 9,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर से बहुत ज्यादा है। बैरूनी कर्जा 2008 में 2,853 अरब रुपए था, 2013 में 4,771 अरब रुपए हो गया, यानी तकरीबन 2,000 अरब रुपए का इजाफा हो गया। और फिर 2018 में 8,537 अरब रुपए हो गया, यानी 3,800 अरब रुपए का इजाफा नून लीग के दौर में हुआ। और अब मार्च 2021 में 12,454 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, यानी 3,900 अरब रुपए से ज्यादा इजाफा बैरूनी कर्जे में हो चुका है, जिसमें रुपए की कदर में गिरने का अहम किरदार है। एक और तरीका मईशत के साइज यानी GDP के मुकाबले में फ़र्क देखने का है, तो इस इशारियों को भी देख लेते हैं। हुकूमत के अपने मुआशी सर्वे के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने डेट टू GDP रेशो 63.8% पर छोड़ा था, जो नून लीग ने जून 2018 तक 72.1% कर दिया, और तहरीक इंसाफ के दौर में मार्च 2021 में 79.7% पर आ गया है। तो अगर हुकूमत का दावा दुरुस्त है, तो अंदरूनी कर्जे, बैरूनी कर्जे और डेट टू GDP में इजाफा क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? इसके लिए मुआशी सर्वे के सफ़ा नंबर 74 पर आपको फिस्कल खसारे के अदाद शुमार दिखाते हैं, जो ये बात साबित करेंगे। गुज़िश्ता हुकूमत अपने आखिरी सालों में करंट अकाउंट खसारा नहीं कंट्रोल कर पाई, जिससे मईशत कमज़ोर होती गई, मगर गुज़िश्ता दौर में हुकूमत मिलने के बाद मुसलसल फिस्कल खसारे में कमी हुई और टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ। 2014 में फिस्कल खसारा 5.5%, 2015 में 5.3%, फिर 2016 में 4.6%, 2017 में 5.8% और 2018 में बढ़कर 6.5% रहा। तहरीक इंसाफ के आने के बाद करंट अकाउंट खसारा तो कम हुआ, मगर तहरीक इंसाफ पहले साल में फिस्कल खसारा GDP का 9% पर ले गई, और इतना बड़ा खसारा पिछले 40 साल में नहीं हुआ था। फिर माली साल 2020 में खसारा 8.1% पर ले गई, फिर तीसरे साल में खसारा 7.1% रहा। ऐसा भी पहले कभी नहीं हुआ कि 2 साल पाकिस्तान का खसारा 8% से ऊपर रहा हो और फिर 7% से ऊपर रहा हो। इतने बड़े खसारे का मतलब है कि हुकूमत को ज़्यादा कर्ज लेना ही था, क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे और टैक्स महसूलात में इजाफा नहीं हो रहा था। यानी तहरीक इंसाफ के बाद जो भी हुकूमत आएगी उस पर भी कर्ज ज़्यादा होगा और कर्ज वापसी का बोझ भी उस पर बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही आज वज़ीर आज़म ने टैक्स महसूलात पर अपनी हुकूमत को क्रेडिट दिया कि 3,800 से 4,700 अरब रुपए पर टैक्स पहुँचा दिया है। हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी, आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब रुपये हमारी टैक्स कलेक्शन। तो हुकूमत के जारी करदा मुआशी सर्वे का एक बार फिर जायजा लेते हैं, जिसके मुताबिक 2008 में पाकिस्तान ने पहली बार
1000 अरब रुपए का टैक्स अदब अबूर किया। फिर 3 साल के बाद 2011 में 1500 अरब रुपए का टैक्स अदब अबूर किया। यानी पीपल्स पार्टी के पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा हुआ और वो 1000 अरब रुपए से 1500 अरब रुपए पर पहुंच गया। और अपने 5 साल में पीपल्स पार्टी ने टैक्स आमदनी 2008 में 1000 अरब रुपए से 2013 में दुगनी यानी 1946 अरब रुपए कर दी। यानी हर एक साल में एक नया रिकॉर्ड बनाया। फिर 2014 में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान ने पहली बार 2000 अरब रुपए का टैक्स अदब अबूर किया। फिर उसके 2 साल के बाद 2016 में पाकिस्तान ने 3000 अरब रुपए का टैक्स अदब अबूर कर लिया। यानी नून लीग ने भी अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में पीपल्स पार्टी की तरह 50% का इजाफा कर दिया और 2000 अरब रुपए से उसे 3000 अरब रुपए पर पहुंचा दिया। फिर 2018 में नून लीग की हुकूमत ने 3848 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया। यानी 5 साल में नून लीग ने पाकिस्तान की टैक्स आमदनी 1946 अरब रुपए से दुगनी कर दी। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों के दौर में हर साल टैक्स का एक नया रिकॉर्ड बना। दोनों ने अपने 5 साल में टैक्स आमदनी को दुगना किया। 2008 में पहली बार 1000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2014 में पहली बार 2000 अरब रुपए का संग मील अबूर हुआ। 2016 में 3000 अरब रुपए। 2018 में टैक्स आमदनी 3845 अरब रुपए पर पहुंच गई। और फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल में सिर्फ 20% का टैक्स महसूलात में इजाफा हुआ है। मगर वज़ीर आज़म कौम को मुबारकबाद दे रहे थे, खुश हो रहे थे। हालांकि उन्होंने कौम से पहले साल में टैक्स महसूलात को 8000 अरब रुपए पर लाने का वादा किया। FBR की रिफॉर्म करके इसी पाकिस्तान से मैं इंशाल्लाह 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करूंगा। 8 ट्रिलियन। और एक कितनी ड्यूरेशन में आपका गोल क्या है? साल के अंदर। साल के अंदर 20 करोड़ लोगों का टोटल टैक्स का रेवेन्यू 3000 अरब रुपया। ये सिर्फ और सिर्फ करप्शन खत्म करके, सिर्फ और सिर्फ FBR के अंदर रिफॉर्म्स करके, इसको ऑटोनमस अदारा बना के, ऊपर तकड़ा एक लीडरशिप दे के, डीपोलिटिसाइज करके, इस मुल्क में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 8000 अरब रुपया इकट्ठा करना। 1-2 सालों के अंदर 8000 अरब रुपया इसी पाकिस्तानी कौम से इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और टैक्स बढ़ाएंगे नहीं, टैक्स कम करूंगा, टैक्स कम करके पैसा इकट्ठा करूंगा। वैसे 20% का इजाफा हुआ है। 4700 अरब रुपए इकट्ठे हुए हैं और हुकूमत खुश है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पहला साल आपके सामने रखते हैं जिसमें टैक्स महसूलात दुगनी करके 8000 अरब रुपए करने का वादा किया गया था। मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत जाने से पहले अगले बजट का ऐलान कर दिया था और माली साल 2018-19 के लिए 4435 अरब रुपए का टैक्स टारगेट दे दिया था। यानी अब से 3 साल पहले पाकिस्तान का 4000 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा हो जाना चाहिए था। और ये पिछले 10 साल में हर साल टैक्स महसूलात में इजाफे को देखते हुए मुमकिन भी था। मगर फिर नून लीग इलेक्शन हार गई, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई। तहरीक इंसाफ ने सितंबर 2018 में अपना बजट दिया, नून लीग का बजट मुस्तरद किया और कहा कि नून लीग का बजट एक गैर हकीकी बजट था। टैक्स टारगेट को 37 अरब रुपए कम किया और 4435 अरब रुपए कर दिया, 4398 अरब रुपए कर दिया। और साथ ही ऐलान किया कि अगर हम इकदाम ना करते तो फिर फिस्कल खसारा 7.2% होता जिसके हम मुतहम्मिल ही ना हो पाते। इसलिए अब हम इकदाम ले रहे हैं, वरना तारीख का सबसे बड़ा खसारा होता। तरीके से हम चल रहे हैं, अगर आगे हम चलते रहेंगे तो ये इस साल जो 2018-19 साल जो अभी जारी साल है, इसमें खसारा 7.2% या 2900 अरब तक पहुंच सकता है, जो जाहिर है किसी सूरत भी हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम इकदाम नहीं करते तो ये 2780 अरब रुपए तारीख में सबसे बड़ा खसारा होने जा रहा है। इसीलिए आज हम जो है जमा हुए हैं। ये कहकर अपना बजट दिया कि नून लीग का बजट चलता रहता तो खसारा 7.2% होता, इसलिए अब हम अपना बजट दे रहे हैं। मगर फिर क्या हुआ? तहरीक इंसाफ के पहले साल में खसारा तारीख का सबसे बड़ा खसारा हुआ 9.1%। और ये 40 साल का सबसे बड़ा खसारा था। दावा किया था कि अब खसारा नून लीग के बजट का 2800 अरब रुपए नहीं बल्कि 1900 अरब रुपए होगा। मगर खसारा हुआ 3500 अरब रुपए। और इसके बावजूद हुआ कि तरक्याती बजट नून लीग के आखिरी साल से 45% कम खर्च किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा टैक्स गुज़िश्ता साल से भी कम हो गया और हुकूमत ने 4450 अरब रुपए तो दूर की बात 3828 अरब रुपए इकट्ठा किया। 10 साल से पाकिस्तान टैक्स इकट्ठा करने का नया रिकॉर्ड बना रहा था, मगर पहली दफा तहरीक इंसाफ के पहले साल में पिछले साल से कम टैक्स इकट्ठा हुआ। यानी जितना नून लीग छोड़कर गई थी उतना भी टैक्स इकट्ठा नहीं हो सका। और फिर दूसरे साल कोरोना आ गया और फिर दूसरे साल में भी टैक्स अहदाफ हासिल ना हो सके। कोरोना के बाद कम किया गया हदफ भी हासिल नहीं हो सका। 8.1% का फिस्कल खसारा हुआ और जाहिर है इसकी वजह से मुल्क पर हजारों अरब रुपए का नया कर्जा चढ़ा। और सिर्फ अंदरूनी कर्जा जो जून 2018 में 16,400 अरब रुपए था, बढ़कर दिसंबर 2020 में 24,300 अरब रुपए पर पहुंच गया। और फिर अप्रैल 2021 में अंदरूनी कर्जा मजीद बढ़कर 25,345 अरब रुपए पर पहुंच गया। 2 साल में टैक्स हदफ हासिल न करने की वजह से खसारे और कर्ज में बेपनाह इजाफा हुआ। और फिर तीसरे साल में भी हुकूमत ने पहले इस साल के लिए 4,963 अरब रुपए का टैक्स टारगेट रखा था और फिर IMF को इस टारगेट में कमी के लिए मनाया और टारगेट 4,700 अरब रुपए कर दिया और उसे हासिल करने में कामयाब हुई।
हालांकि बजट में जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 2.3% रखा था और महंगाई का दर 6.5% रखा था। ये दोनों ही टारगेट से ज्यादा रहे। तरक्की की शरह 2.3% की जगह 4% रही, महंगाई की शरह 6.5% की जगह 9% रही, मगर टैक्स महसूलात फिर भी टारगेट से कम रही, 238 अरब रुपए कम रही। यानी हुकूमत के 3 सालों में टैक्स इकट्ठा करने में सिर्फ 20% का इजाफा हुआ है, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपने पहले 3 सालों में टैक्स आमदनी में 50% का इजाफा किया था। इसके साथ साथ एक अहम बात, मईशत के साइज के मुकाबले में टैक्स इकट्ठा करने में कमी है। हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक टैक्स टू जीडीपी 2013 में 8.7% था, जो 2018 में बढ़कर 11.1% हो गया, मगर इस हुकूमत के पहले साल में गिरकर 2019 में 10.1% हो गया और अब 10% है। इसके साथ ही एक और तशवीश की बात, इस साल के टैक्स महसूलात में डायरेक्ट टैक्सेस का कम होना और इनडायरेक्ट टैक्सेस का बढ़ना है। एफबीआर अपना इनकम टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी का टारगेट हासिल नहीं कर सका, मगर गुज़िश्ता बरस सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी टारगेट से ज्यादा हासिल की। यानी दरामदाद में इजाफा, जिससे तजारती खसारा बढ़ा, उससे एफबीआर का रेवेन्यू बढ़ा। साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर ज़ैदी ने अपने आर्टिकल में यह आदादोशुमार सामने रखे, जिसके मुताबिक रुपए की कदर गिरने का भरपूर फायदा दरामदाद पर टैक्स इकट्ठा करने में हो रहा है। रुपया 2018 में 110 रुपए की सतह पर था और 61 अरब डॉलर्स की दरामदाद पर 1691 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो गया, मगर इस साल इनके मुताबिक 160 रुपए की औसत कीमत पर 45 अरब डॉलर्स ही की दरामदाद पर सिर्फ 10 माह में ज्यादा यानी 1726 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो गया। यानी रुपया गिरा, दरामदाद बढ़ी तो टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो गया। तो उसमें हुकूमती पॉलिसीज या एफबीआर का क्या कमाल है? दरामदाद और बढ़ेंगी तो टैक्स और बढ़ जाएगा, मगर करंट अकाउंट खसारा भी बढ़ जाएगा, जिसके आसार जून और जुलाई के आदादोशुमार में वो आसार नजर आ रहे हैं। इसमें भी अहम बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया था कि हम हुकूमत में आकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस गरीब आदमी पर महंगाई की सूरत में ज्यादा बोझ डालते हैं और इनकम इनइक्वालिटी में इजाफा करते हैं। और फिर तहरीक इंसाफ ने अपने 100 रोजा प्लान में दावा किया और वादा किया कि टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत कम है, क्योंकि टैक्स निज़ाम की बुनियाद एक नाइंसाफी पर मबनी निज़ाम है जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पर मबनी है। मगर आम बात यह है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में टैक्स टू जीडीपी 11.1% से कम होकर 10% पर आ गया है और टोटल टैक्स कलेक्शन में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार जो 2018-19 में 60% पर था, वो 2019-20 के हुकूमत के अपने जारी करदा मुआशी सर्वे के मुताबिक बढ़कर तहरीक इंसाफ के पहले साल में 62.2% पर चले गए और अब 65% पर जा रहा है। और इसी मुआशी सर्वे के मुताबिक 2006 में पाकिस्तान के टोटल टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार 68.5% था। यानी 2008 से 2018 तक न सिर्फ टैक्स आमदनी 4 गुना बढ़ गई थी, बल्कि इनडायरेक्ट टैक्सेस भी 68.5% से कम होकर 60% पर रह गए थे। फिर 2019 में तहरीक इंसाफ ने 3,828 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जो 2018 के नून लीग के 3,843 अरब रुपए से 15 अरब रुपए कम था। और इस वजह से हमने देखा कि टैक्स टू जीडीपी भी घटता चला गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस का किरदार भी बढ़ता चला गया और डायरेक्ट टैक्सेस का किरदार कम रहा। हमने हुकूमती वज़रा को दावत दी, वो तो 3 साल कारकर्दगी पर बात करने के लिए नहीं आए। डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले महंगाई, हुकूमत का एक नया नैरेटिव है कि जी किसान को ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आमदनी बढ़ रही है तो महंगाई अच्छी है, इसमें क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कीमतों में कुछ इजाफा हुआ है, हुकूमत खुद कहती है कि ये जो बीच वाले लोग हैं, आड़ती, होलसेलर, ये ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं और जो हमारा किसान है उसको अच्छी कीमत नहीं मिलती है। अलबत्ता पिछले साल जब उन्होंने गंदम की कीमत बढ़ाई और माशाल्लाह उसकी वजह से हमारे क्रॉप में बेहतरी आई, होता ये है कि जो छोटा किसान है वो जो गंदम सोता है वो उसमें वो ज़्यादातर अपने इस्तेमाल में आता है, सरप्लस नहीं मार्केट कर सकता है, वो छोटा फार्मर अपने लिए करता है। तो जो मार्केटिंग हुई है आपके सरप्लस की, वीट की, वो बड़े फार्मर्स करते हैं। तो जो फ़ायदा हुआ है कीमत बढ़ने का वो तो बड़े फार्मर्स को हुआ है, छोटे फार्मर्स को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। ये अफसोस की बात है। अगस्त 2018 के बाद जो हमारा रफ्तार है इसमें आपके इन्फ्लेशन में, तकरीबन खाने पीने की चीज़ों में 36%, मैं फिर से कहूँ 36% इजाफा, और ओवरऑल प्राइस इंडेक्स में 26% इजाफा। अब आप ये सोचिए कि आमदनी में लोगों के आम तौर पे कहाँ से 35% इजाफा हुआ होगा खाने पीने की चीज़ों में, ख़ास तौर पे वो लोग जो
या तो दिहाड़ी पे काम करते हैं, और कोविड के बाद तो हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो गए थे। बेरोज़गारी में 50 लाख लोगों का इजाफ़ा हुआ। तो परचेसिंग पावर में इजाफ़ा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं हुआ है, और उसमें नुमाया तौर पर कमी आई है, ख़ास तौर पे निचले तबके में। मतलब अगर हालिया दिनों में हुकूमत सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन लाने में कामयाब हुई है, जुलाई में 8.4% रही, अब करेंसी गिर रही है, तो आपको लगता है खतरात हैं महंगाई फिर बढ़ने के? और आपने भी लिखा कि रिटेल और होलसेल की महंगाई में बहुत ज्यादा फर्क है, तो आपको क्या नंबर्स मिसलीडिंग लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, बड़े इज्जत से मैं और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स ये कहना चाहता हूँ कि ये 8.4% जो बताया गया था जुलाई में अफरात ज़र की रफ्तार, ये फिर से पीबीएस ने फिगर्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। एक ही एग्जांपल आपको दूं, वो खुद कह रहे हैं कि बिजली की कीमत में 62% इजाफा हुआ है, मगर कैलकुलेशन जब कर रहे हैं तो उसको 21% लिया है। उसके नतीजे में ही कमी बता रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा कि इतना बड़ा फ़र्क आपके सीपीआई सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में मैंने तो कम से कम बहुत कम देखा है। एक तरफ 8, दूसरी तरफ 16, एक अब 20, इतना फ़र्क कैसे हो सकता है? तो हमारा अंदाज़ा ये है कि पिछले महीने अफरात ज़र की रफ्तार जो थी वो 11 से 12% रही है, कमी कोई नहीं आई है। और खुदा न खास्ता चूँकि कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है बाहर के, और रुपए की कदर में कमी आ रही है, दोनों चीज़ें एक वक्त पे हो रही हैं, तो ख़तरा बहुत मौजूद है कि अफरात ज़र जो है वो डबल डिजिट में रहेगा, और हो सकता है कि 12% तक भी चले जाए। मगर क्या वजह है? अब चीनी गन्ने की सेकंड रिकॉर्ड फसल हुई है, मगर चीनी की कीमत कंट्रोल में नहीं है और दरामद अलग कर रहे हैं। गंदुम कहते हैं रिकॉर्ड फसल हुई है, मगर गंदुम भी दरामद कर रहे हैं। ये नंबर्स गलत बताए जा रहे हैं, या फिर डिमांड इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ दरामद करना पड़ रहा है, या हुकूमत मार्केट नहीं संभाल पा रही है? बात यह है कि आप जो इंटरनेशनल एस्टिमेट्स हैं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो सैटेलाइट इमेजरी की बेसिस पर बहुत ही अच्छे अंदाज में सारी दुनिया भर के एस्टिमेट्स करता है, उनका अंदाज़ा जो पहले था कि गंदम की जो फसल हुई है वो 26 मिलियन टन के करीब थी। हुकूमत कहती है कि 27.2 या 3% हुई है, 3 मिलियन टन हुई है। तो इसमें थोड़ा सा मार्जिन है। दूसरी तरफ हुकूमत जब कह रही है कि कपास की प्रोडक्शन में 22% कमी आई है, जबकि आम तौर पर ख्याल ये है, और ये ख़ास तौर पे जिनिंग वाले जो कपास को हैंडल करते हैं उनका अंदाज़ा ये है कि 36% कमी आई थी पिछले साल। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स पीबीएस थोड़ा सा फिगर्स के साथ हेरा फेरी शुरू कर दी है फिर से। मगर जो गुज़िश्ता बरस का जीडीपी ग्रोथ का टारगेट हुकूमत ने बताया था वो तो तवक्कात से बेहतर हुआ, इसलिए था कि एग्रीकल्चर ने अच्छा परफॉर्म किया था। तो क्या जीडीपी ग्रोथ के नंबर में भी फिर मसला है? बात यह है कि 2.8% आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई है। हमारा अंदाज़ा ये कि ये 1% और 1.5% के लगभग रिस्क की रेंज में है, इसको ज़्यादा बताया गया है। पासा, अगर जीडीपी ग्रोथ के नंबर में इतनी मैनिपुलेशन हो रही है, एग्रीकल्चर के नंबर्स में हो रही है, गंदुम गन्ना उनके जो पैदावार उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है, तो ये फिर मईशत का किस तरीके से बजट बनाना, सब चीज़ें करना, ये आगे चल सकता है सारा का सारा मामला? जब आप गुज़िश्ता हुकूमत के बारे में भी ये लिखते थे कि वो भी नंबर को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो असद उमर साहब और हमादर साहब तो आपकी चीज़ों की मिसालें देते थे, तारीफ़ करते थे कि देखिए पाशा साहब ये कह रहे हैं, इमरान खान साहब भी कहते थे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि हम जैसे लोग जिनकी ज़िंदगी गुजरी है रिसर्च में और पढ़ाने में पाकिस्तान इकॉनमी पर, हमें अंदाज़ा हो जाता है। और मैं बड़ी इज़्ज़त से ये भी कहना चाहता हूँ कि पिछली हुकूमत ने भी यही पॉलिसी अख्तियार की थी कि शरह नमू में इजाफ़ा दिखाना ख़ास तौर पे। अब खुदा न खास्ता कुछ ऐसी टेंडेंसी मुझे नज़र आने लगी है पीबीएस में भी। अफरात ज़र कुछ कम बता रहे हैं, और पिछले साल का ग्रोथ रेट जो इन्होंने बताया कि -0.5% है, इससे सिग्निफिकेंटली
ज़्यादा गिरावट आई थी। हमारा अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 2% गिरावट आई थी। तो अब देखिए, इस तरह अगर आप गलत अदाद शुमार छापेंगे तो उसके नतीजे में जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो मिसगाइड हो जाते हैं और एक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाती है, और उसके नतीजे में बाद में जब आपको मेजर्स लेने पड़ते हैं हालात को संभालने के लिए, तो ज़्यादा सख्त मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स को डिस्टॉर्ट खुदा के लिए मेरी गुजारिश है कि ना करें। मतलब मुझे साथ में बताइएगा कि सर रिजर्व जो है स्टेट बैंक के उसमें इजाफा हुआ है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं 27 अरब रुपए से तजावुज़ किया, आज वज़ीर आज़म ने भी कहा। आपके ख्याल में इस पे कंसर्न्स हैं कि जी शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बहुत ज़्यादा बोरोइंग है, या आपको लगता है मुस्तकिल बुनियादों पर रिजर्व बिल्डिंग हो रही है और ये एक मुस्तहकम अलामत है? हुआ ये है कि मार्च के बाद ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ने पॉलिसी ये अख्तियार की है कि बोरोइंग ज़्यादा करो, अगरचे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के बावजूद सिर्फ 1.8 अरब डॉलर पे रहा और क़र्ज़ों की वापसी आपने सिर्फ 5.5 अरब डॉलर की पिछले साल। तो आपने 14 अरब डॉलर के लगभग बोरोइंग की है। तो यानी कि 6 अरब डॉलर कम से कम या उससे भी थोड़ा ज़्यादा आपने ज़्यादा बोरो किया है कि रिज़र्व्स को बढ़ाने के लिए। तो रिज़र्व्स में जो इजाफा है वो आर्टिफिशियल है, और होगा ये कि आने वाले दिनों में जब प्रेशर आएगा खुदा न खास्ता आपके करंट अकाउंट पर, तो फिर शायद आप देखेंगे कि रिज़र्व्स में कुछ कमी आना शुरू हो जाएगी। और एक बहुत अहम सवाल है कि आने वाले महीने में IMF के साथ बातचीत किस तरह की होगी और क्या हम आगे बढ़ पाएंगे या क्या होगा। इस पे लोग काफ़ी तवज्जो इस पे कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया रफीक भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनिया दी।